नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है विदेश में बयान, घर में घमासान। जी हाँ, राहुल गांधी जी कांग्रेस के सीनियर लीडर, उनके बयान को लेकर जिस तरह से फिर निर्वाचन आयोग और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो धांधली का उनका आरोप है, उसको लेकर फिर एक बार बहस छिड़ी है और कांग्रेस और बीजेपी भी आमने सामने। आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए वो रिपोर्ट जो बताएगी कि पूरा मसला है क्या। The Election Commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening, and between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen. It would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. अमेरिका के बोस्टन में राहुल गांधी ने देश की चुनाव प्रणाली पर वार किया। भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए राहुल ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि देश की चुनाव प्रणाली में गंभीर गड़बड़ी है। राहुल ने दावा किया कि अंतिम 2 घंटों में 65 लाख वोट पड़ना नामुमकिन था। राहुल ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने वीडियो देने से इनकार किया और कानून में बदलाव कर लिया। राहुल तो बोले ही कांग्रेस के नेता भी उनके सुर में सुर मिलाते दिखे। हमने हमेशा संस्थाओं को जिन्होंने लोकतंत्र को बढ़ाया है और आगे बनाया उनका सम्मान करते रहे। ये पहली बार है कि हमारे लोकतांत्रिक संगठनों पर व्यापक रूप से लोगों का शक है। भारतीय जनता पार्टी के वोटर भी यही बात कहते हैं कि भाई साहब वो तो वोट वहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा, हम लोग जीतेंगे, वो तो पहले से ही फिक्स कर रखा है। मैंने कई इलेक्शन में देखा, जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 250 सीटें जीत रहे हैं तो उनके लोकल कार्यकर्ता हमसे कहने लगते हैं उसका मतलब है फिक्स हो गया भाई साहब 250। तो जब उनके पार्टी के लोग इस बात पर विश्वास करते हैं तो ये सवाल बनते हैं। राहुल गांधी के बयान के बाद देश की राजनीति फिर गर्मा गई। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल विदेश जाकर देश की इज्जत बिगाड़ते हैं। बाबा महाकाल उन्हें सद्बुद्धि दे। साथ ही बीजेपी ने राहुल पर चौतरफा हमला बोला। एक चरित्र बन जाता व्यक्ति का कि हम अपने देश और देश के देशवासियों की इज्जत दुनिया में उनकी टोपी उछालने का काम न करे, उनकी इज्जत गिराने का काम न करे। राजनीति करना है तो देश के अंदर आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी पार्टी है, पार्लियामेंट के आप माननीय सदस्य हो, वहां रखो, आप जो बात रखना, जैसा कहना कहिए। शर्म आनी चाहिए। इस देश की परंपरा बहुत गौरवशाली रही है। हम विपक्ष में हैं, हम सरकार के खिलाफ बात करें, वो देश में करें। देश में हमें स्वतंत्रता है, पर विदेश में जाकर विदेश की भूमि पर हिंदुस्तान के मान और सम्मान को घटाना, ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। राहुल जी, राहुल गांधी विदेश में हैं, लेकिन उनके बयान की गूंज देश की सियासत में सुनाई दे रही है। एक बार फिर भारत की आलोचना बनाम लोकतंत्र पर सवाल की बहस तेज हो गई है। अब देखना होगा कि अमेरिका में उठे इस राजनीतिक तूफान का असर भारत के सियासी मैदान में कब तक नजर आता है। चलिए बंसल न्यूज़ के सवाल देखिए। राहुल का बार बार विदेश में भारत की संस्थाओं पर सवाल उठाना रणनीति है या मजबूरी? अगर चुनाव प्रणाली पर इतना ही अविश्वास है तो कांग्रेस हर चुनाव में हिस्सा क्यों लेती है? इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना देश विरोध है तो क्या बीजेपी के ईवीएम पर सवाल देश विरोधी थे? ये वो सवाल हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस पूरे मसले से कई बातें ये खड़ी होती हैं कि आखिर इसका हल हम क्या ढूंढें। अभी अमेरिका की खुफिया एजेंसी की जो हेड हैं भारतीय मूल की तुलसी गेबार्ड, उन्होंने भी ये बात कही, लेकिन उसके राजनीतिक मायने निकाले गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर। उन्होंने कहा अमेरिका में ये मतपत्र प्रणाली से ही चुनाव होने चाहिए। उसके बाद ये बहस चल ही रही थी कि राहुल जी का ये बयान आ जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इसको खारिज कर चुका है। फिर इलेक्शन कमीशन ने तुलसी गेबार्ड के बयान के बाद ये कहा कि भारत में जो ईवीएम मशीन्स हैं ये किसी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम नहीं करती हैं जिस तरह से हमारे यहाँ अमेरिका में काम करती हैं। विंडो सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम उनका कोई भी नहीं है। दूसरा, उनका कहना है कि ब्लूटूथ से या किसी और तरीके से ये नहीं चलती हैं जैसा अमेरिका में चलती हैं। और तीसरी बात ये भी थी कि ऑफलाइन हैं ये मशीन्स, अमेरिका में ऑफलाइन नहीं है। और भारत में वीवीपैट प्रणाली भी है, पर्ची निकलती है वोट कास्ट करने के बाद।
अमेरिका में ऐसा भी नहीं है। अब जब देश की सर्वोच्च अदालत भी खारिज कर चुकी है तो शायद कांग्रेस के लिए भी ये रास्ता नहीं है कि वो कहाँ ले जाए, लेकिन फिर कोशिश करनी चाहिए अगर उससे लगता है तो, क्योंकि ये बात कहना बाहर जाकर, और अगर ऐसा है तो कोई भी अगर माने भी कि अगर ये बात सही है तो क्या तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और कई ऐसे राज्य हैं, खुद मध्य प्रदेश 2018 छत्तीसगढ़, कई सवाल हैं, लेकिन ये चीज़ें हमारी एजेंसीज पर सवाल खड़े करती हैं। अब तो तोता शब्द बड़ा प्रचलित हो गया जो उठा यूपीए सरकार के समय और अब प्रचलन में आ गया है। खुद कांग्रेस तोता पिंजरे में लेके प्रदर्शन करती है, कृत्रिम तोता। बहरहाल जो मेहमान हमारे साथ हैं स्टूडियो में उनसे मिलिए। हमारे साथ रवि सक्सेना जी हैं, सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत है। मनोज सैनी है, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, मनोज आपका स्वागत है। ब्रिज गोपाल लोया जी हैं, सीनियर लीडर बीजेपी और प्रवक्ता, उनका बहुत स्वागत है। इस मुद्दे पर हम थोड़ा सेंसिबल होकर बात करेंगे तो हम दर्शकों को ये समझा भी पाएंगे कि आखिर होना क्या चाहिए, क्योंकि किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना ही किसी भी डिबेट का औचित्य होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। शोर में बातें गुम हो जाती हैं, मुद्दे गुम हो जाते हैं और एक कर्कश शोर ही समझ में आता है। मनोज आप समझाएं ज़रा मुझे, इस मसले को यूएस में उठाना राहुल जी की मजबूरी है या उनको जो फीड दिया जाता है, फीडिंग दी जाती है कि साहब ये बोलना है? जिस तरह की बातें हैं वो बातें समझ से बहुत इसलिए अजीब सी लगती हैं कि 2 घंटे में 65 लाख वोटिंग हो जाना, और है तो ये बड़ी चीज़ है, तो ये चैलेंजेबल क्यों नहीं है देश की अदालत में या और एजेंसीज जो हैं? कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को अमेरिका में? देखिए शरद जी, कुछ दिनों से चीज़ें बदली है। दोनों ही दलों की बात मैं करूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। जब आप किसी मंच पर अपना बयान देते हैं या अपना भाषण देते हैं तो उस दौरान एक एजेंसियां काम करती। पहले आप खुद भी देखा करते थे और एजेंसियां जो हायर की जाती हैं वो अपने हिसाब से बताती कि वहां जाकर आपको बहुत ज़्यादा हो गया। तो मुझे लगता है कई बार इसके असर ऐसा नहीं कि राहुल गांधी के ऊपर ही दिखाई देते हैं। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बारे में चर्चा में आए हैं कई बार अपने बयानों को लेकर। लेकिन ये भी सच है कि विदेश की धरती पर आखिर बोलने से कितना लाभ हो जाएगा, इतना तो आप भी समझते हैं। आपका मतलब राहुल जी भी समझते होंगे और भारतीय जनता पार्टी या दूसरे अन्य दल हैं उनके नेता भी समझते होंगे। धीरे धीरे कर इस पर बहुत बहस हुई, बहुत चर्चा हुई, सुप्रीम कोर्ट तक मसला भी पहुंचा। अभी हाल ही में तुलसी जी का आप जिक्र कर ही रहे थे, उससे पहले भी दिग्विजय सिंह फिर एक बार उसी बात को लेकर गए हैं। तो ये मसला चलता रहा। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली में चुनाव हुए, दिल्ली में तो 10 साल से आपकी पार्टी थी, वहाँ तो ना भारतीय जनता पार्टी थी ना कांग्रेस थी, लेकिन जनता ने मत बनाया, अपना मन बनाया और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे सरकार बनाने का मौका दे दिया। जिस महाराष्ट्र की चर्चा हो रही, वहाँ 65 लाख के लगभग वोट जैसा राहुल गांधी जी का दावा है कि दिए गए। कुछ याचिकाएं वहाँ पर लगी हुई है जिन पर सुनवाई भी हुई है। तो सवाल ये है कि आखिर इससे जो आप कह रहे थे कि बाहर कैसे निकला जाए, तो मुझे लगता है बाहर निकलने के लिए तो सबसे बड़ा यही है कि लोकतंत्र पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। आपकी सरकार भी बन जाती है कर्नाटका में, जैसा आपने जिक्र किया, हिमाचल में बन जाती है, मध्य प्रदेश में 2018 में आपकी सरकार बन जाती है, राजस्थान में बनती है, लेकिन बाद में स्थितियां बिगड़ जाती। तो मुझे लगता है कि जनता पर विश्वास का रोल है। लेकिन ये सच है कि कुछ चीज़ें तो हैं जिसको लेकर शायद सवाल उठते हैं, पर मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की धरती बेहतर है उसके लिए कहने के लिए, विदेश की धरती की ज़रूरत तो नहीं थी। चलिए, लेकिन अब जब मन पीड़ा से भरा हो और मन में ये बात हो कि कहाँ कहूँ अपनी बात, तो राहुल गांधी जी शायद उनको लगता है कि यहाँ मेरी बात होगी, और तुलसी गैबार्ड जो हैं उनके बयान के बाद उन्हें और लगा हो कि ये सही समय है। 10वां बयान, 10वीं बार उन्होंने कहा विदेश की धरती। लोया जी की तरफ मैं चलता हूँ, ब्रिज गोपाल लोया जी की तरफ। बीजेपी ने इस पर बड़ा तीखा हमला किया, भारत का अपमान बताया, लेकिन लोया जी अब ये समाधान ढूंढने की भी बात है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका कोई गलती नहीं है, उसने तमाम विपक्षी दलों को भी बुलाया कि भैया हमारे सामने प्रूव कर दो कोई गलती है। निर्वाचन आयोग ने भी मशीनें रखी और ये कहा कि कोई आके प्रमाणित कर दे कि इसमें क्या गलती है। आखिर जब तक ये बात प्रूव नहीं होगी, भाई प्रमाणन होगा। इस देश ने तो बड़े बड़े फैसले दिए हैं, प्रधानमंत्री के विरुद्ध भी फैसले दिए हैं, मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध दिए हैं, तो अपनी एजेंसीज पर संदेह करने की बात मैं फिर नहीं कहूँगा। सवाल यह है कि आपको भी समाधान की बात करनी चाहिए कि भैया आखिर क्या चाहते हैं हम, किस प्रणाली से इसकी निष्पक्षता की पुष्टि कर लें। जी देखिए शरद जी, समाधान उस व्यक्ति के लिए संभव है जो ये बात स्वीकार करे
कि इस दुनिया में सत्य केवल वह नहीं है जो मैं जानता हूं या मैं कह रहा हूं। सत्य वो भी हो सकता है जो दूसरे जानते हैं, जिन्होंने जाना है। एक बात बताइए आप, ये तो चुनाव आयोग था, भारत की सुप्रीम कोर्ट थी, सब पे प्रश्न चिन्ह लगाया, जितनी संवैधानिक संस्थाएं सब पे लगाया। अभी अभी 8 दिन हुए हैं, गुजरात में जाकर तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगाया और उनके बारे में ये कह दिया गया कि 40% से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता भाजपा से मिले। जब किसी व्यक्ति को संपूर्ण पर संदेह हो स्वयं के अलावा, तो फिर क्या किया जा सकता है? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। दूसरी बात, आपने तुलसी के अवार्ड का तो जिक्र किया, मगर उसी चुनाव में एलन मस्क ने क्या कहा कि हमसे तो बहुत श्रेष्ठ व्यवस्था भारत की चुनाव आयोग की है, जहां चुनाव परिणाम 6 से 8 घंटे में आ जाते हैं, जब से हमसे 3 गुना ज्यादा वोट कॉस्ट होते हैं। दूसरी बात देखिए, विदेश में जाकर जो कहा उससे देश की प्रतिष्ठा पर, जो छवि पर जो फर्क पड़ता है वो तो अपनी जगह है, मगर आपके अंकगणित पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है ये भी तो थोड़ा विचार कर लेते राहुल गांधी जी, कि 65 लाख वोट 2 घंटे में डले। 1 लाख मतदान केंद्र भी थे राहुल जी, ये आपको शायद बताना कांग्रेस के मित्र भूल गए। यानी 1 घंटे में 32.5 वोट, 1 घंटे में 32.5, 2 घंटे में 65 लाख का यही मतलब हुआ 1 लाख मतदान केंद्रों पर। तो आपके अंकगणित पर भी अब दुनिया प्रश्न करेगी। तीसरी बात, ये जो जिस तरह के संस्थान है जिनमें राहुल गांधी जी आज गए हैं, वो 2 तरह के दौरे करते हैं। एक वो अज्ञात दौरे करते हैं और एक ज्ञात दौरे करते हैं। जो ज्ञात दौरे करते हैं उनमें वो यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और वहां जाकर इस तरह की चर्चाएं करते हैं। और एक और आपको जानकारी के लिए बात बता दूं, इस तरह की यूनिवर्सिटीज का वो पहले ऑक्सफोर्ड में गए थे, इनकी $2 अरब की फंडिंग रोक दी है अमेरिकी सरकार ने। आज 150 से 200 अरब डॉलर की फंडिंग रोकने का काम हुआ है। प्रश्न इस बात का है कि आप किनको समझा रहे हैं और क्या समझा रहे हैं? उनको समझा रहे हैं जिन्होंने चुनाव हारकर संसद भवन में कब्जा कर लिया था। याद करिए आप आज के 4.5 वर्ष पुराना वो दृश्य, जब वहां चुनाव हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संसद भवन पर कब्जा कर लिया। तो यानी डोनाल्ड ट्रंप भी जैसा मानते थे वैसा राहुल गांधी जी मानते हैं। और राहुल गांधी जी की सबसे बड़ी ये समस्या है कि वो सिर्फ जीतने के लिए है या हमारे अलावा कोई जीत नहीं सकता। मैं सेकंड राउंड पे लौटूंगा आपकी तरफ। एक सेकंड एक बात कह दूं कि केवल ये याद करिए, पिछले वर्ष अभी 10 महीने ही हुए हैं, जून के महीने में आप इसका पूरे देश में और दुनिया में डिंडोरा पीट रहे थे कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। याद करिए, आपने किसी पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया, केवल भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट गई थी उसमें। तो फिर मुझे समझ नहीं आता आप कैसे प्रश्न उठाते हैं। चलिए, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं साहब कि अभी भी बहुत उम्मीद से भरा है हमारा लोकतंत्र। हम अपने पड़ोस में झांकते हैं, चाहे वर्मा की बात कर लें, भैया जो हमारे पड़ोस में बैठे हैं, जो हमारे क्या कहा जाए उनके लिए, क्या नाम भी लें उनका, लेकिन उनकी क्या स्थिति है, बांग्लादेश की क्या स्थिति है या श्रीलंका की क्या स्थिति है। तो हमारे यहाँ विपक्ष की जो स्थिति है, जिस तरह से वर्मा का मैंने जिक्र किया, ये बताता है कि भारत अभी भी बहुत इतना ऐसा परिवेश नहीं बना। रवि जी, आप किस तरह इन चीज़ों का जवाब देते हैं? और तर्क और तथ्यों पर ही केंद्रित रहेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। जी देखिए शरद जी, मैं तो केवल एक बात कह सकता हूं कि राहुल जी जो कहते हैं वो शाश्वत सत्य होता है। ये चुनाव आयोग ने कहा है कि 2 घंटे में 65 लाख वोट डल गए। अभी लोया जी कुछ गलत समझा रहे थे। अगर बता दें कि अगर 65 लाख वोट डलना हो 5:30 बजे के बाद, तो रात को 2-3 बजे तक वोटिंग होना चाहिए। वो नहीं हुई। सवाल पूछा गया, देश में पूछा गया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने आज विदेश में जाके ये बात कही है, देश में भी ये बात की, देश में भी पूछा, पर चुनाव आयोग उसका जवाब देने को तैयार नहीं। तो हमने कहा कि वीडियोग्राफी दे दो, तो कहने लगे कि हम वीडियोग्राफी नहीं देंगे और कानून ही बदल डाला। तो कहीं ना कहीं तो चोर की दाढ़ी में तिनका है ना। आप कानून बदल दिया आपने कि आपको वीडियोग्राफी नहीं देना पड़े, आपने पारदर्शिता को खत्म कर दिया। तो चुनाव जिससे कि सरकारें बदलती हैं, इस देश का मुस्तकबिल बदलता है। भाग्य विधाता लोग, हमारे मतदाता वोट डालकर अपना मत देकर यहां सरकारें बनाते हैं। उनके ही मतदान का अगर इस तरह से चोरी करेंगे, इस तरह से अनादर करेंगे, इस तरह से उसमें षड्यंत्र करेंगे, तो कैसे काम चलेगा? भारत तो लोकतांत्रिक देश है और आपने स्वयं कहा कि इसकी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। और ये मजबूत जड़ें कोई भाजपा के लोगों ने नहीं रखी है, ये कांग्रेस पार्टी ने रखी है। कांग्रेस पार्टी इस देश में संविधान लेके आई थी और उस समय तो भारतीय जनता पार्टी के पते भी नहीं थे।
और इनके आरएसएस के लोग क्या कर रहे थे, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, वो भी सबको मालूम है। तो मेरा ये कहना है कि जिन लोगों ने लोकतंत्र को बनाया, सींचा, इसकी जड़ों को मजबूत किया, देश को दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनाया, वो लोग तो सवाल पूछेंगे ना। और राहुल जी की तो और जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, वो पूछ रहे हैं, देश में पूछ के गए। ऐसा नहीं कि पहली बार उन्होंने ये बात कही है। 15 दल सारे के सारे हिंदुस्तान के मिलके चुनाव आयोग के पास गए, कहा कि भाई ये बदल दीजिए, हमको ईवीएम पे विश्वास नहीं है। इनके लालकृष्ण आडवाणी जी मना करते थे जब कांग्रेस पार्टी जीतती थी, तो कहते थे नहीं नहीं हमको भी ईवीएम पर विश्वास नहीं है। अब अचानक आपका इतना प्रेम बढ़ गया है कि आप ईवीएम के खिलाफ कुछ बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई बात करेगा ना। आपने अभी जिन तुलसी का बात की, उन्होंने भी सवाल उठाए और इन्होंने उसके अनर्गल जवाब दे दिए कि उन्होंने ऐसा कहा, हमारे यहाँ वैसा नहीं है, हमारे यहाँ वैसा नहीं है। केवल झूठ बोलना। और ट्रंप के लिए वोट मांगने गए और वही ट्रंप की बात अभी लोया जी कर रहे हैं। अब की बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप सरकार ने हाथ से ही आपका क्या हाल किया वो सबको मालूम है। तो उन्होंने उठाया, इसलिए मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि शरद जी, अगर लोकतंत्र जो है उसको मजबूत करना है, उसकी जड़ों को जो है हमको मठा नहीं पिलाना है, उसको उसकी जड़ों में हमको खाद देना है, पानी देना है, जिससे कि लोकतंत्र की फसल लहलहाए, पेड़ पर फूल लगें और देश जो है इसका मुस्तकबिल बहुत हरा भरा हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम केवल और केवल जो जनता के शक हैं उनको दूर करें। ऐसा कि नहीं कि कानून बदलने वाले। मनोज, इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी ने भी विरोध किया है, मुखालिफत की है ईवीएम की जब वो अपोजिशन में थी। तो इससे एक तो ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं हम, जैसे तुलसी गेबार्ड ने भी पिछले कड़वे अनुभव जो चुनाव में पराजय के थे उनके, जो बाइडन की जब उनके नेतृत्व में सरकार बनी, तो ये लगता है कि एक पॉलिटिकल इशू बनता है ईवीएम। या आपको याद होगा पुराने समय में मतपत्र बनते थे कि साहब स्याही डाल दी, हैक कर दिया, ये लूट लिया, इसमें तो इन्फ्लुएंस कर दिया, जाने ही नहीं दिया गया वोट डालने के लिए, ये तमाम चीज़ें। फिर एक सवाल और जहन में आता है कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे कोई मित्र तो बैठे नहीं अगल बगल, वो भी इस विषय पे चुप रहते हैं कि वही इन्वेस्टिगेशन करा लें कि क्या गड़बड़ हुई है। मोदी जी वैसे भी उनको बहुत प्रिय हैं जी, और चौधरी साहब हैं एक दुनिया के, नाम नहीं लूंगा मैं, वो चौधरी साहब पूरी दुनिया में दखल करते हैं। चौधरी साहब भी यहाँ कुछ होता है तो तुरंत कहते हैं मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है भारत में, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी कोई एक संस्था रिपोर्ट जारी, वो चौधरी साहब भी चुप है कि साहब क्या हुआ। तो आखिर क्या करें इसके लिए, मतलब समाधान की तरफ कैसे बढ़ें? अब ये एक पॉलिटिकल इशू है तो बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इसका समाधान तो आपको जमीन पर उतर के ही निकालना पड़ेगा। और जो जनता आपको वोट करती है, वो कांग्रेस और बीजेपी, उसका मन आपको जीतना पड़ेगा। ये लोकतंत्र, जैसा आपने भी कहा, बहुत खूबसूरत है। आप देखिए, टीएन सेशन आए तो पूरी व्यवस्थाएं बदल गई। ये वही चुनाव आयोग था जिसकी चर्चा पहले नहीं होती थी शरद जी। सेशन के आने के बाद से चीज़ें बहुत बदली, तो पारदर्शिता भी आई। उस पारदर्शिता के लिए तो आप देखिए, बनारस में हम देखते हैं तो खुद प्रधानमंत्री का वोट कम हो जाता, और ये कहा जाता है कि बहुत ही बढ़िया वहाँ पर जनता ने साथ दिया। तो वहाँ जाकर ऐसा क्या हो जाता, जब उनको वोट कम मिले तो वहाँ ईवीएम ठीक हो जाती। तो मुझे लगता है इस पर विचार करना। बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ ध्यान खींचा कि क्यों 244 के आसपास सिमट जाती है यही बीजेपी, और खुद प्रधानमंत्री पर, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है जी। और वही प्रधानमंत्री जिनके लिए कह रहे थे कि 5 लाख से ज्यादा से वो जीतेंगे, और उनकी जीत का अंतर बहुत कम हो जाता है। मध्य प्रदेश वही अमेठी जहाँ से राहुल गांधी हारते हैं और इस बार जीत जाते हैं। बुधनी में आप बहुत अच्छी फाइट करते हैं जी। लोया साहब जी, देखिए शरद जी, मुझे एक बात के लिए मैं बहुत अभिनंदन करता हूं रवि जी का, कि रवि जी ने जो कहा कि राहुल जी जो कहते हैं वो शाश्वत है। बड़ा आश्चर्य होता है। इस विश्वास के लिए जरूर उनका अभिनंदन होना चाहिए। जो उन्होंने कि देश बर्बाद हो जाएगा, कहा था ना। आप बोल लीजिए, मैं बाद में बोल लूंगा। सुन लीजिए, आपने मेरे पे सवाल उठाया तो मैं आपको जवाब दूंगा। मैं आपका नाम लेके कभी कोई बात नहीं करता हूं। अगर आपने मुझ पे सवाल उठाया तो मैं जवाब दूंगा। हाँ, बिल्कुल, आपके पास मौका है ना भाई, अपनी बात पूरी कर लें, फिर आपकी बारी है जी। लोया जी, देखिए, 2 बार माननीय उच्चतम न्यायालय में माफी मांग चुके अपने बयान की। 1.5 वर्ष पूर्व तक आपको याद होगा, जब शरद पवार ने डांटा, उसके पहले तक वीर सावरकर के विषय में वो क्या कहते थे, देश जानता है, जब से नाम नहीं निकला मुंह से। 1 वर्ष पूर्व तक की बात बताता हूं। पिछले 1 साल पहले आपको याद होगा कि राहुल गांधी जी किस तरह की बातें करते थे।
जी क्षमा करेंगे। तो जी। 1 वर्ष पहले और 1 वर्ष बाद में जो पिछले अप्रैल की बातें थी वो आज कंटिन्यू नहीं है। जो आदमी अपने बयान से तुरंत बदल जाता है उस आदमी का आप कहते हैं कि वो शाश्वत सत्य बोलता है। मगर मैं दूसरी बात कहता हूं, देखिए ये इसमें शरद जी आपको इस एंगल से भी देखना पड़ेगा कि भारत के उस चुनाव आयोग को आप अमेरिका में बैठकर पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं, जिस चुनाव आयोग की मदद दुनिया के 47 मुल्क लेते हैं अपनी डेमोक्रेसी के लिए। आप उस पर उंगली उठा रहे हैं। दूसरी बात, जो बार बार कह रहे हैं कि हमने ये मुद्दा उठाया, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर पूरे पेज के विज्ञापन जारी किए गए, वहां सिर्फ एक दल पहुंचा था, इसके बावजूद आपको उसमें संदेह लगता है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ये कहते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री जी का वोट घटा, हम इसे स्वीकार करते हैं। 6 राउंड की मतगणना में माननीय प्रधानमंत्री जी पीछे रहे, हमने उसे भी स्वीकार किया। लोकतंत्र में जो परिणाम आए उसे स्वीकार करना लोकतंत्र का सम्मान है। महत्वपूर्ण बात है, बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक कहा लोया साहब। केवल उंगली जी जी, उठाना। जवाब लेता हूं, वक्त कम है। जी जी, बोलिए रवि जी। देखिए, अभी लोया जी ने अपनी बातें जो हैं स्वयं काटी। मैं ये जानना चाहता हूं लोया जी, जब माननीय मोदी जी जब विदेश जाके कहते हैं कि इस देश में पैदा होना छी शर्म की बात है, तब आपको दर्द नहीं होता? सर ये इसका विषय से सुन लीजिए, क्या वो संबंध है? अभी जी। ये विदेश की बात हो रही है ना, जी। कि जब विदेश में जाके वो कहते हैं, और जब वो मुख्यमंत्री थे, सुन लीजिए पूरी बात, जब वो मुख्यमंत्री थे तो इसी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह हाँ, उठाते वो थे। तो बात हमने की और साहब, वो सारी कि बात ये कहते पॉलिटिकल थे। इशू ज्यादा तो दिखता हमारा है। ये कहना है कि भाई अगर ईवीएम से आपको इतना अचानक प्रेम क्यों हो गया? मोदी जी उसके विरोध में थे, अडवाणी जी विरोध में थे, एक किताब तक लिख डाली आपने, और उस किताब में जो है आपने ये वर्णन कर डाला कि किस तरह से ईवीएम को हैक किया जाता है। तब आपको चलिए अचानक सर, चलिए जो अब है आगे नहीं बढ़ा EVM पे पाऊंगा, इतना प्यार क्यों हो आगे गया? नहीं बढ़ा और वो भी पाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी लेकिन को। अरे जब बीजेपी सब देश के लोग, जी, सारे लेकिन हिंदुस्तान के लोग, रवि जी, सारी हिंदुस्तान की राजनीतिक बीजेपी पार्टियां को इसके प्रेम विरोध में है, होगा। तो आपको इतना प्रेम क्यों है? आप कर भी लीजिए होते ना। बीजेपी की जगह, अगर आप कप जीत कर लाए हैं वर्ल्ड कप का, तो आप उसमें ये नहीं सुनना चाहेंगे कि साहब ये तो फिक्सिंग से जीता है भैया, वो तो सामने वाली टीम को पहुंच गया था तो वो आई नहीं मैदान में। ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं। देखिए, इन चीजों को बहुत हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आप भी सत्ता में आते हैं और बीजेपी भी सत्ता में आती है, और ये देश की जनता भी जानती है कि ये लोकतंत्र का क्रम इसी तरह चलता है। और अब सब रिकॉर्ड में है, ये समय कंप्यूटर का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आप इसलिए जो भी कह रहे हैं, जैसे आज आप बीजेपी के बयान अपोजिशन के ले आते हैं, आपके भी बयान है। कल पता चला कि आज से जब भी आपको शुभकामनाएं, आप दोनों को बहुत अच्छा प्रदर्शन रहे, आपको मौका मिले तो आप कहीं ईवीएम से ही आप डिफेंड करते नजर आए, या आप ये जिद कर लें कि नहीं साहब हमने ऐसा कहा था तो अब तो हम मतपत्र से ही कराएंगे। ये सारी चीज़ें कहीं एक देश को अलग दिशा में ले जाती हैं। ये वक्त है कि चीन जिस तरह का एक टैरिफ वॉर छिड़ा है, इसका भारत कैसे फ़ायदा उठा सकता है। राहुल जी भी बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, बड़े नेता बैठे हैं, कांग्रेस बीजेपी के 14 दल इंडिया ब्लॉक जो हैं वो बैठे हैं। लड़ाई लड़ते रहिए लोकतंत्र की, लेकिन उसके अलावा जो 5 साल आपको मिलते हैं उसमें देश के मुस्तकबिल की बात करिए, बैठिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार।